नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे 1857 यानी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई थी, आज उसके बारे में बात करेंगे और उसके क्या क्या काउजेस थे। ठीक है, तो क्या कहता है 1857 की क्रांति? द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 to 1859 was the widespread but the unsuccessful rebellion against the rule of the British East India Company in India, and the revolt was known as the mutiny और इंडियन म्यूटनी एंड द ग्रेट रिबेलियन। यानी कहा जाता है 1857 जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, यानी जैसे सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं उसको, हिस्टोरियन कई हिस्टोरियन जैसे ज़्यादातर इंग्लैंड वाले ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो लोग कहते हैं सिपाही म्यूटनी, और इंडियन हिस्ट्री ज़्यादातर कहते हैं इंडियन म्यूटनी एंड द ग्रेट रिबेलियन कहते हैं। ग्रेट रिबेलियन भी कहते हैं, इंडियन म्यूटनी भी कहते हैं। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंश्योरेंस एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द विनायक दामोदर सावरकर। यानी बी.डी. सावरकर थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक बुक भी, उनकी एक बुक भी है जिसमें उन्होंने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1857 को उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इसके क्या क्या काउजेस थे, ये होने के कारण क्या क्या थे? तो पहला कॉजेज आपका कहता है कि पॉलिटिकल इशू था, दूसरा क्या कहते हैं सोशल एंड रिलीजियस काउजेस था, तीसरा इकोनॉमिक काउजेस था और चौथा मिलिट्री काउजेस था। ठीक है, तो वन बाय वन सबको एक एक करके देखते हैं। तो पहला आ गया आपका पॉलिटिकल काउजेस। पॉलिटिकल काउजेस को हम देखेंगे। पॉलिटिकल काउजेस क्या कहता है? पॉलिटिकल काउजेस आपका कहता है द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, द पॉलिटिकल काउजेस ऑफ द रिवॉल्ट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड द डायरेक्ट एनेक्सेशन। यानी कह रहा है कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उस समय पे 1857 में, तो उस 1857 के पहले तक, तो उस समय क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। ठीक, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये कहा जाता था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपका ये कहता है कि जो किसी राजा या किसी उसका उत्तराधिकारी जो होगा उसका अपने मतलब ओन ब्लड सन होना चाहिए, मतलब अपने खून का उत्तराधिकारी बनेगा। अगर कोई अडॉप्टेड सन है तो उसको उत्तराधिकारी बनने का हक नहीं है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। तो इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू क्या हुआ था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू रानी लक्ष्मीबाई अडॉप्टेड सन थे, वर नॉट परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी। यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो अडॉप्टेड सन था, यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो सन था, पुत्र था, वो अडॉप्टेड था। ठीक, उसको झांसी की गद्दी पे नहीं बैठने दिया गया। ठीक, और कौन नहीं बैठने दिया गया था? उस समय हमारे पास था जो लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। ठीक, लॉर्ड डलहौजी था, उसने नहीं बैठने दिया। उसी प्रोसेस, उसी पॉलिसी के अनुसार उसने क्या किया, सतारा को अपने अंदर रख कर लिया, नागपुर कर लिया, झांसी कर लिया। ठीक, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जयपुर को भी, संबलपुर को भी और उदयपुर को भी, इन सबों को भी वो अपने अंडर कर लिया। ठीक, और उसके बाद उसने क्या किया था, एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय द लॉर्ड डलहौजी ऑन द परफेक्ट माल एडमिनिस्ट्रेशन left thousands of nobles, official and trained soldiers jobless. The measure converted our the loyal state into a discontented। यानी ये सब के बावजूद भी जो सबसे खतरनाक और असरदार जो एनेक्सेशन था वो अवध का था। अवध का एनेक्सेशन को किसने एनेक्स किया था? लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया था। अवध का एनेक्सेशन अवध का हुआ था, और वो भी सेम प्रोसेस था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू हुआ था। उसके बाद इन सब प्रोसेस के बाद तो ये सब उनके हक में चला गया था। तो ये यहाँ के जो राजा लोग थे वो लोग काफ़ी भड़क गए थे, उनके बदलाव वो विरोध करने लगे थे, विद्रोह शुरू हो गई थी उनकी। तो यहाँ एक पॉलिटिकल काउज था। दूसरा आते हैं सोशल रिलीजियस काउज पे। सोशल रिलीजियस काउज पे द अबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिस लाइक सती एंड द फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड लीगलाइजेशन ऑफ द विडो मैरिज वेयर द बिलीव द थ्रेट टू एस्टैब्लिश। तो ये कह रहा है सोशल रिलीजियस कॉज में क्या कह रहा है, सोशल रिलीजियस कॉज में आपका कह रहा है कि एबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिस लाइक सती, यानी सती हम लोगों ने पढ़ा था, राजा राम मोहन राय के थ्रू आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा होगा कि राजा राम मोहन ने सती के लिए बहुत आंदोलन किया था। उन्होंने ये कहा था कि विडो मैरिज, मतलब जो शादीशुदा महिला, उसके पति अगर हस्बैंड अगर डेथ कर जाते हैं तो उनको दोबारा शादी करने के लिए नहीं हक है, और उनको भी उसी आग में कहा जाता था कि उसी आग में उनको भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो उसके खिलाफ उन्होंने अबॉलिशन के ब्रिटिश ने उनको रोका। और इन्फेंटिसाइड, मतलब जो फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो मतलब कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, उसको भी ये ब्रिटिश ने लॉ लाया, उसके लिए लीगलाइज किया, रोक लगाया। ठीक, तो इसके बाद मतलब यहाँ के जो कंजर्वेटिव लोग थे, इंडियन कंजर्वेटिव, वो भड़क गए थे कि नहीं, कि हमारे कल्चर के खिलाफ जा रहे हैं, हमारा कल्चर ऐसा अलाउ नहीं करता है। ठीक है,
उसके अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है इंट्रोड्यूसिंग द वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली चैलेंजिंग द ऑर्थोडॉक्स फॉर द मुस्लिम, यानी इंट्रोड्यूसिंग द वेस्टर्न एजुकेशन मेथड था। तो वेस्टर्न एजुकेशन मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश नहीं थी उस कंपलसरी, ठीक। तो वेस्टर्न एजुकेशन मेथड को यहाँ किया गया, और जब वेस्टर्न एजुकेशन मेथड आया, लैंग्वेज चेंज आया, वेस्टर्न एजुकेशन मेथड आया, तो हिंदू एज वेल एज मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो ऑर्थोडॉक्स मेंबर थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, उनको भी खराब लगा कि नहीं हमारे कल्चर के हिसाब से ये नहीं है, तो ये हमारा सोशल रिलीजियस काउज था, इसके खिलाफ ये लोग भड़क गए थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे। अब इकोनॉमिक काउज पे आते हैं। इकोनॉमिक काउज पे क्या था, इन रूरल एरिया peasant and जमींदार were insisted to for heavy taxes of land and stringent method for the revenue collection followed by the company। तो कह रहा है कि हैवी टैक्सेस था और स्ट्रिंगेंट मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स ज़मींदारों के द्वारा से लिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है ज़मींदारों को। जब टैक्स ज़मींदार कहाँ से फिर लेंगे, फार्मर लोग से टैक्स ले रहे थे, और ज़बरदस्ती उनको खेती कराई, जैसे नील की खेती हमने सुना था वो कराई जाती थी, और दोगुना टैक्स लिया जाता था कि आपको लगाना हो, आपको क्या कहते हैं कि ये हो खेत, आपको फसल उपजे ना उपजे आपको उतना देना पड़ेगा, ठीक। तो इसके खिलाफ लोग भड़क गए थे। और दूसरा पॉइंट क्या था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड टू compete with cheap machine had to compete with cheap machine made गुड फ्रॉम द ब्रिटेन, यानी कह रहा है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट के सामने चैलेंज था आपका ब्रिटिश हैंडीक्राफ्ट गुड्स के, ठीक। जिसके ये गुड्स में था कि उन्होंने वो मशीनरी मेड थे, वो हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी मेड थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो हाथों से बनाया करता था, तो उसके लिए सबसे मेन टारगेट था, कंपटीशन सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी ये। तो ये हो गया इकोनॉमिक काउजेज पे। अगला चलते हैं मिलिट्री काउजेज। मिलिट्री काउजेज में आपका था कि एन इंडियन सिपाही वाज पेड लेस देन एन यूरोपियन सिपाही ऑफ द सेम रैंक, यानी एक इंडियन सिपाही था, एक ब्रिटिश सिपाही था, और दोनों सेम रैंक पे थे, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा उसकी सैलरी कम होती थी यूरोपियन सिपाही के मुकाबले, ये था। दूसरा क्या था, दे वेयर रिक्वायर्ड टू सर्व द एरिया फार अवे फ्रॉम द होम, और कभी कभी ये फार अवे फ्रॉम द उनको विदेश भेजा जाता था तो सर्व करने के लिए इंडियन सिपाही को। तो इंडियन सिपाही को जब विदेश भेजा जाता था ना, तो वहाँ उस समय एक मिथ चलता था कि अगर कोई समंदर पार करके दूसरे एरिया में जाता है सर्व करने के लिए, तो वो अपना धर्म खो देगा, ठीक, वो अपना हिंदू धर्म खो देगा, ये एक मिथ चलती थी उस समय। तो वो इशू था, उसके लिए लोग भड़क उठे थे, सेना लोग। और दूसरा क्या था, एक हमने कार्टिलेज का हमने नाम सुना था, गाय और सुअर के कारतूसों से, चर्बियों से मिलकर कारतूस बनता था वो, जिसके कारण मंगल पांडे ने बहिष्कार किया था सबसे पहले मेरठ के में। तो वो था एक मिलिट्री काउजेस, ठीक है। तो इन सब मिलिट्री काउजेस के बाद मतलब जो पूरी लोग भड़क गए थे, और लोग भड़कने के बाद जगह जगह जहाँ तहाँ आंदोलन होने लगे थे। झांसी में आपका आंदोलन होने लगा था, दिल्ली में आपका आंदोलन होने लगा था, मेरठ से आपका आंदोलन शुरू हो गया था। उसके बाद कई लोग ग्वालियर में भी आंदोलन शुरू हो गया था, बिहार में आंदोलन शुरू हो गया था, बंगाल में आंदोलन शुरू हो गया था आपका। तो ये सब आंदोलन बढ़ता गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये सब आंदोलन फिर एक बार धीरे धीरे सब आंदोलन को दबा दिया गया, वन बाई वन करके। उसके बाद अल्टीमेटली फिर 1858 आता है, और उस समय एक लॉ पास होता है। उसके बाद क्या होता है, पूरी इंडिया की जो रूल है, कंट्रोल है, वो सीधा कंपनी से उठा करके किसको दे दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है, ठीक, कि अब डायरेक्ट ब्रिटिश यहाँ पर कंट्रोल करेगी, ठीक। अब कोई कंपनी का रूल नहीं था, इंटरमीडिएट नहीं था, सीधा ब्रिटिश यहाँ पर रूल करेगी। 1858 में ये एक्ट पारित किया, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो। बाय।